हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचते रहें और आप कोई भी क्लास मिस ना करो। पहले मैं आपको क्लास का टाइम टेबल बता देता हूँ कि किस किस समय पर कौन कौन सी हमारी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। कोई भी क्लास आपकी लाइव नहीं होती है, सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम होती हैं आपकी क्लास। आज की क्लास आपकी थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि देखिए कुछ काम था, तो इस चक्कर में थोड़ी क्लास आपकी लेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है। सुबह को 7 बजे होती है हमारी रीजनिंग की क्लास, दोपहर 12 बजे होती है मैथ की क्लास और शाम को 7 बजे होती है हमारी हिंदी की क्लास। टारगेट देखिए मैंने आपको क्या दिया था कि 1K व्यूज़ का आपको टारगेट दिया था पर वीडियो। देखिए आप अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं अपना टारगेट डेली के डेली कंप्लीट करता हूं। और मेरा टारगेट क्या है, आपकी डेली प्रैक्टिस कराना और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट देना, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो प्लीज़ यार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। आप CRPF वाले हो, BSF वाले हो या आप CISF वाले हो, तो किसी के भी लिए जो आपकी जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट सफिशिएंट होगा, चाहे वो यूपी कांस्टेबल ही क्यों ना हो। तो क्वेश्चंस देखिए, मैं आपको बता दूं, जो SSC GD वाला 2019 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 सेट ऐसे आए थे टफ़ वाले। तो 2-4 सेट ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के आते हैं। तो देखिए SSC GD 2019 जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि ये वाले नहीं जो हो रहे हैं, इनसे पहले जो 2019 में हुआ था, तो उन 4 में से ये एक सेट आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि सर कहीं ना कहीं BSF वाले प्रीवियस ईयर कराओ, या जो भी आपके नेवी वाले हैं या एयरफोर्स वाले हैं, मतलब कुल मिलाकर के जो भी फोर्स वाले एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर कराओ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए SSC GD का ही ले आया हूँ, क्योंकि देखिए पुराने जो सेट होते हैं वो मुश्किल से ही मिल पाते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनके सेट नहीं मिल पाते। तो देखिए पहले हम इसको कर लेते हैं, बाकी कल से मैं ढूंढ के आज शाम को ढूंढ लूँगा आपके लिए सेट, और बाकी कल आपको उनकी प्रैक्टिस करा दूँगा। ठीक है, वैसे भी आपके बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन ही मैं आपको कराता हूँ। तो चलिए इतनी अच्छी तैयारी के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में रुपये 1800 कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिक कितने रुपये अर्जित करेंगे। तो 8 दिन में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि बतानी है। तो कहने का मतलब ये है कि 15 लोग हैं, 10 दिन काम करके 1800 रुपये लाते हैं। अगर 8 दिन काम करें और आदमी रहें सिर्फ 5, तो कितना रुपये बना पाएंगे। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कौन सी, MDH वाला जो हमारा फॉर्मूला था, उससे ही आप क्वेश्चन कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला, MDH वाला, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप कर लोगे। अब ये MDH क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो 95 क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। M1D1H1/W1 इक्वल में लगाना है M2D2H2/W2। इस फॉर्मूले से हम आसानी से अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए M क्या होता है, आदमियों की संख्या, D होता है दिनों की संख्या, और H होता है जो घंटे होते हैं, W होता है हमारा काम। इनमें से अगर हमको दिन ना दिया हो या घंटे ना दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ ना दी हो वो छोड़ देनी है। कभी आप H का H लिख दो और D का D लिख दो, जो भी नहीं दिया हो। अब इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं, हमको बोला है 15 श्रमिक, तो M का मान क्या हो गया, 15 हो गया। 10 दिन में 10 दिन यानी D की वैल्यू 10 हो गई। घंटे हमको नहीं दिए हैं तो घंटे को छोड़ दीजिए। और देखिए जब भी आपका W यानी कि कितना काम उन्होंने किया है, तो वो होती है W की वैल्यू, या जो हमारा ओवरऑल चीज़ होती है, जैसे 1800 रुपये इन्होंने कमाए हैं, तो हमारे वर्क की जगह क्या आ जाएगा कि 1800 रुपये का इन्होंने काम किया है। तो टोटल काम तो 1800 रुपये का हुआ, तो यहाँ पर टोटल वर्क ही रखा जाता है, तो वर्क के इक्वल रुपये रख दिए जाएंगे। आगे दिया है कि M2 की वैल्यू यानी 5 श्रमिक हो और दिन हो उन पे कुल 8, तो अब कितने रुपए कमाएंगे, यानी कि X मान लीजिए कि वो कमाएंगे X रुपये, और ये वैल्यू हमको बतानी है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 या 15, 3 छंगे 18, 60, 8 छक्के 48, तो X की वैल्यू आ गई 480 रुपये। और X क्या था कि अब वो कितने रुपए अर्जित करेंगे,
तो 480 रुपये उनको मिलेंगे। अगर 5 व्यक्ति 8 दिन काम करते हैं तो उनकी मजदूरी बनती है 480 रुपये, या उनकी सैलरी बोल लीजिए। तो जैसे भी आपको समझ आता है वैसे ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप MDH मसाला याद कर लीजिए और उसके नीचे लगा दीजिए W। MDH मसाला कब लगेगा? जब आप काम करोगे तो वर्क तो हमको लगाना ही पड़ेगा, तो बस आपको MDH याद हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हमको दिया है रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। पहले 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और बाकी अवधि के लिए 14% पर रकम उधार ली थी। तो कितनी रकम उसने उधार ली थी, ये हम लोगों को बताना है। अब देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का ही है। मैंने आपको बोला था कि एक ही फॉर्मूला चलता है PRT/100 और उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जो आपका कन्फ्यूज़न था कि SI वाले क्वेश्चन नहीं होते, CI वाले क्वेश्चन नहीं होते, तो अभी देखिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सेट ये प्रीवियस ईयर है, आप देख सकते हो कि SI वाला ही क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। किस लेवल का है और कितने आसानी से हम इसको कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए SI वाले क्वेश्चन आसान होते हैं और आप देख भी सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। और ये मैंने प्रैक्टिस सेट वो उठाया है जो टफ़ आया था, यानी आसान वाला नहीं, टफ़ वाला उठाया है। तो अब देखिए रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। तो 9 वर्ष में जो उन्होंने टोटल भुगतान किया है वो क्या है? 13,300 का। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6% की दर पर, तो स्टार्टिंग के जो 2 वर्ष हैं उसमें 6% की दर पर, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पहले साल 6, दूसरे साल 6, तो 6 2 साल का कितना हो गया? 12। अगले 3 वर्ष के लिए 9% की रेट पर, तो 9% की रेट पर 3 साल में कितना हो जाएगा? 27% हो जाएगा। आगे और बाकी अवधि के लिए तो देखिए 3 और 2 5 साल हुए हैं, टोटल 9 साल थे तो 4 साल बचे हैं और 4 साल के लिए 14% की रेट पर, तो 14 चौके 56 होते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 56। अब इनका योग कर लेना है, कितना आएगा? तो 7 2 9 6 15 और 5 3 8 और 1 9। तो कुल मिलाकर के 9 साल में उसने 95% साधारण ब्याज बना उसका, और 95% की वैल्यू कितनी दी है हमको? 13,000 रुपये दी है। हमसे बोला है कि कितने रुपए उसके थे जो उसने उधार लिए, तो 100% की हमको वैल्यू बतानी है। बस कुछ नहीं करना, इसको काट लीजिए तो कितनी बार कट जाएगा? 19 पंजे 95। तो ये है 13,000 नहीं है, ये है 13,300। 13,300, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। ऊपर 700 बच गया, नीचे 5 बच गया आपका। 20 पंजे 100 और 2 सत्ते 14, तो 3 जीरो लग जाएंगे तो कितना आ गया? टोटल हमारा 14,000 रुपये का जो था अमाउंट था, जो राशि थी 14,000 रुपये थी। 9 वर्ष के बाद कितनी बन गई? 13,300। तो 14,000 का अगर आप 95% निकालोगे तो कितने का हो जाएगा? उसका 13,300। यहाँ पर बोला है कि साधारण ब्याज के रूप में, तो यानी साधारण ब्याज कितना था? 13,300 का। यहाँ पर हमने 9 साल का साधारण ब्याज निकाल लिया, साधारण ब्याज बराबर रख लिया। 95% की वैल्यू 13,300 थी, 1% की वैल्यू निकाल ली और 100% का मान निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत आसान है। आप देखिए ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? जैसे यहाँ पर लगाते PRT/100, फिर प्लस करते PRT/100, फिर प्लस करते PRT/100, तो आता इतना ही आता। पहले वाले में 12 पिया जाता, दूसरे में 27 पी, तीसरे में 56 पी आता। अपॉन में सबके 100 चलते रहते, टोटल 95/100, 95 P/100 इक्वल में 13,300 आ जाता। तो यानी कि यही वाली बात हो गई कि 95/100, 100 की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो यही लास्ट वाली ये वैल्यू बनती। तो हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है A, B और C एक कार्य को क्रमशः 20, 40 और 80 दिनों में कर सकते हैं। A को B और C द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है। A कितने दिन में कार्य कर सकता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लॉजिक है। A, B, C की पहले निकाल लीजिए इफ़िशियंसी। तो A 20 दिन में कार्य कर सकता है, B 40 दिन में और C 80 दिन में।
टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 80 और ए की इफ़िशियंसी आ जाएगी 4, बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 2 और सी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 1। अब देखिए हमसे क्या बोला है कि ए 2 दिन तक काम करता है और तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो ए अगर 2 दिन तक काम करता है 4 की इफ़िशियंसी तो कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। अब उसने बोला है कि देखिए ये हो गया 2 दिन का काम। जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन ए की सहायता कौन करते हैं, बी और सी, तो यानी तीनों मिलकर काम करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। तो जो 3 दिन में टोटल काम किया उन्होंने कितना किया, 15 काम यहाँ पर उसने कर दिया। कितने दिन में किया, 3 दिन में किया। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है तो ए कितने दिन में कार्य को समाप्त कर दे, यानी टोटल काम। तो 3 दिन में हमारा 15 काम हो रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए 15। कराना कितना है, 80 काम। तो देखिए 15 से 80 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसा कीजिए कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 पंजे 75 और 5 दिया 15। 15 दिन में कितना काम कर दिया, 75। टोटल काम कितना बचा, 5 काम बचा। अब देखिए 16वें दिन हमारा ए काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 4। तो 75 4 कितने हो गए, 79। अब कितना बचा, एक काम बचा है और ए करता है 4 की इफ़िशियंसी से, यानी कि 4 की इफ़िशियंसी से एक काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 1/4 काम कर देगा। तो 16 दिन ये वाले और 1/4 ये वाले, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 16 से ही 1/4 आंसर आएगा। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं की, तो देखिए मिस्टेक मेरे ख्याल से कुछ नहीं की है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 से ही 1/4। ये आंसर हमारा करेक्ट होगा, ना कि 16 दिन। हो सकता है कि आपका जो PDF बनाई है उसमें टाइपिंग एरर हो गई हो, तो बाकी आप करके भी देख सकते हो, आपका आंसर आएगा 16 से ही 1/4। अगला क्वेश्चन आगे हमको दिया है कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई, जिस पर उसे 10% हानि होगी। टाइपराइटर की कोई कीमत है, कुछ ना कुछ CP होगा उसका, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए अगर 4500 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे कि x का 10% हानि यानी 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 रुपये हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करके यानी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, तो उसका 120% निकाल लेंगे। तो देखिए हमको क्या करना होगा, 4500 है, तो अब देखिए ये कितने परसेंट की वैल्यू है, थोड़ा समझा करके करा देता हूँ, वरना डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। 90% की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की 90 और 100% का हमको यहाँ पर बताना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी 100% नहीं, 20% लाभ कमाना है तो 120। और ये लाइन हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, अब देखिए वो ऐसे। इसको शॉर्टकट अगर हमको मारना है तो डायरेक्ट क्या लिखना होगा, जब भी हमसे बोलता है कि इतने % की हानि और इतने % का लाभ, तो 4500 कितने का लाभ कमाना है, जो लाभ कमाना है वो ऊपर और जितने की हानि हुई है वो नीचे। तो ये होगा 90, 10% की हानि हुई है तो 90। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0, 9 पंजे 45 यानी 50, 12 पंजे 60, 6000 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये एक लाइन में करने वाला आसान है, या पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे फिर उसका लॉस निकाल लोगे, लॉस निकाल कर कॉस्ट प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस के बाद आपको प्रॉफिट निकालना होगा, या वो ऐसे करोगे तो फिर आपको सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। तो कौन सा आसान है, ये वाला। अगला क्वेश्चन, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक वेतन के रुपये 3000 की वृद्धि होती है प्रत्येक के वेतन में, तो नया अनुपात कितना होगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये किया हमने, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ये मैंने आपको सिखा रखा है कि हमको जब भी करना है क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का तो MDH वाला रूल लगा लीजिए, तो ये आपको बताया हुआ है। अगला सिंपल इंटरेस्ट वाला PRT/100 से भी हो जाएगा, तो ये भी आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ, शायद परसों या कल वाले सेट में मैंने आपको कराया था क्वेश्चन। तीसरा आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था हमको, यहाँ पर भी हमको दिया गया था टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन कि इतने समय में इतना काम कर देता है, या टाइम और इफ़िशियंसी। तो ये रेशियो मेथड मैंने आपको सिखा रखा है कि पहले टोटल वर्क निकालिए और उसके बाद इफ़िशियंसी निकालिए, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगला
यहाँ पर देखिए मैंने आपको हानि, लाभ ये वाले क्वेश्चन कराए हैं और यहाँ तक कि मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, इन सब में आपको कॉम्बिनेशन सिखा रखा है कि अगर कोई सी भी हमको एक दो चीज़ दी होती हैं तो तीसरी चीज़ कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी हैं। अब ये देखिए क्यों बता रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को देखिए 5 वाले को, तो इसको देख के आपको क्रॉस मेथड वाला रूल समझ में आया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल बताया था, कल की ही क्लास में बताया था मैंने आपको। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों के कन्फ्यूज़न होते हैं, जो डाउट्स होते हैं कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने से ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो देखिए अब खुद से देख लीजिए कि आपका आया हुआ क्वेश्चन है और कितने दिन पहले आया है, 2019 में। अब 2020 ये जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी चल ही रहे हैं SSC GD वाले, तो आप अगर बोलोगे तो वो वाले भी मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन ढूंढ के, जो आ रहे हैं बच्चों से कांटेक्ट करके जो रिलेशन में है, तो उनसे मैं क्वेश्चन ले लूँगा। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो उनसे मैं पूछ लूँगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, या आपको किसी भी चैनल पर मिल जाएंगे जहाँ पर एनालिसिस कराया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो आपको मैं भी करा दूंगा, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमने प्रैक्टिस सेट से कितना सीखा और प्रैक्टिस सेट में से जो सीखा है क्या उससे हम अपने क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये था मेन मोटिव, आपको ये सब दिखाने का। तो आपको मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस सेट भी करते हो और देखिए जो मैं आपको सिखाता हूँ वो याद रखते हो और डेली आप प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हो, तो आप आउट ऑफ 25 में से 25 ही करके आओगे। बस एक बार डेली कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए और क्लासेस को शेयर और दबा के लाइक करते रहिए। तो हमको क्या बोला था, रवि और सुमित हैं, तो एक तरफ हो गया रवि और एक तरफ हो गया सुमित। आय का अनुपात जो उनका वेतन है 2:3 है। इधर भी हमने 3000 की वृद्धि कर दी, बढ़ोतरी हुई, और इधर भी 3000 की बढ़ोतरी हुई। अब कितना हो गया, तो 35:50 हमारा हो चुका है। कैलकुलेशन कर लो सीधे सीधे, तो 50 दूनी 100 और 35 या कितने हो जाएंगे 105। तो कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का। अब मैंने आपको बोला था कि अगर समान चिन्ह है तो यहाँ पर भी डिफरेंस होगा। तो देखिए 35 और 50 के आपस में, देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो आप चाहो तो पहले ही कॉमन ले सकते हो, वरना मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। अब कॉमन कैसे, 50 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 15 का डिफरेंस। 15 की 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हमारा आ जाएगा 45,000। अब कुछ बच्चों की समझ में ये चीज़ नहीं आई होगी कि ये कैसे कर दिया, तो मैं आपको बता दूं, कॉमन लिया है, 3000 को कॉमन ले लिया और बाकी अंदर 35 और 50 बचेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके 3 में मल्टीप्लाई कर दी और बस सीधे सीधे आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 9000 वैल्यू हो जाएगी। हमसे क्या बोला है, सुमित का नया वेतन, तो सुमित का पुराना वेतन कितना था, 3 यूनिट, तो यानी कि 27,000 सुमित का यदि पुराना वेतन था, 3000 की उसमें बढ़ोतरी हो गई तो 30,000 उसका नया वेतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं और भी जल्दी कर सकता हूँ और भी कम समय में कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन आपको करना सिखाना है। तो मेन उद्देश्य है कि क्वेश्चन को आपको करना सिखाऊं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे आपको बताना होगा कि क्वेश्चन कैसे क्या है और कैसे आपको करना है। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट कैसे मारते हैं, तो ऐसे ही आपको कम समय में ज़्यादा काम करना है। अगला क्वेश्चन है सरलीकृत करें, तो सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है आपको इसको। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर लीजिए। उसके बाद ऑफ सोल्व होगा और उसके बाद प्लस माइनस होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो आपको पूरी इक्वेशन नहीं उतारनी है, बार बार पूरी इक्वेशन लिखोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको डायरेक्टली 23 और 35 की मल्टीप्लाई करनी है। तो कुछ बच्चे पॉइंट देख करके डर जाएंगे, तो पॉइंट से बिल्कुल नहीं डरना है। देखिए पॉइंट की कोई बड़ा इशू नहीं है, आप डायरेक्टली 23 और 35 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 10, 6 और 1 7 8, कितना आ गया 805 हमारा यहाँ पर आ गया। 200 अंकों के पहले पॉइंट है तो यहाँ पर लगा लिया, तो कितना हो गया 8.05। इसको किस में से माइनस करना है, 8.8 में से इसको माइनस करना है। तो कितना बचेगा, तो 10 में से 5 के 5 और यहाँ पर 7 बचेगा, तो 0.75 हो गया।
अब 0.75 को 0.5 से मल्टीप्लाई करनी है तो फिर से हमको वही करना होगा। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। कितने से पहले पॉइंट लगेगा? तो 2 से पहले, तो कितना आ गया हमारा 3.75 आ जाएगा। तो देखिए अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आप देख लेना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3.75, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, बिल्कुल ठीक है 3.75। अब इसको किस में ऐड करना होगा? तो 4 में ऐड करना होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7.75। यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप एक बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं, ठीक है। तो पॉइंट हमको देखना है कि कितने के पहले लगना है। तो एक पॉइंट ये रहा और 2 ये रहे, तो हमारा होगा 0.375। तो ये गड़बड़ हो रही थी, 1 नहीं लगाया था। तो रुकिए एक सेकंड। तो कितना हो जाएगा 0.375। ये किस में ऐड होगा? 4 में। तो कितना हो गया 4.375। अब ये किस में से माइनस होगा? तो 8.65। तो 8.65, तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा और 7 7 14 हो गए। और यहाँ पर 5 में से 3 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, 4.275। तो कुछ भी आपको देखिए बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमको क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, पहले इतनी इक्वेशन सोल्व कीजिए, फिर इसका रिलेशन जिससे है उसको सोल्व कीजिए और छोटा ब्रैकेट सोल्व करके फिर आपको आगे ही ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है और बार बार आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना, मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ। कैसे? देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो ले लेना है 2:3। टोटल कितना बना? तो ये है हमारी 5 यूनिट और हमसे बोला है कि टोटल मिश्रण है 60 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। इसमें मिल्क कितना है मिश्रण में? तो 12 दूनी 24 और पानी कितना है? 12 तिया 36। हमसे पूछा है पानी की मात्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा 36 लीटर। अगला क्वेश्चन दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त वाला भी मैं आपको करा चुका हूँ। 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैं त्रिभुज भी आपको करा चुका हूँ। त्रिभुज की अनुरूपी ऊंचाई की लंबाई क्या है? तो आपको हाइट बतानी है कि हाइट क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले त्रिज्या कितनी है? तो r बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज। तो यानी कि एक त्रिभुज है और उसका आधार है 8 सेंटीमीटर, वृत्त है तो उसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? दोनों बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल πr² और हमारा वृत्त का क्षेत्रफल πr² और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी हाइट। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 लेकिन लिखनी नहीं है, और आर की वैल्यू हमको पता है 8। तो कितना हो जाएगा 8 8 64 इक्वल में हो जाएगा 2 1/2 इंटू में देखिए आधार कितना दिया है 8 दिया है और हाइट हमको निकालनी है। तो 2 चौके 8 और 16 चौके 64। तो हाइट कितनी हो गई? हमारी हाइट हो जाएगी 16 पाई और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमको दिया है पाई चार्ट से। तो पाई चार्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन 9 हमने स्किप कर दिया है क्योंकि देखिए उसमें शायद कुछ मिस्टेक थी, तो इसलिए वो मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर। उसको मैं देख लूँगा और अगर आप बोलोगे तो मैं दूसरे अगली की जो क्लास है हमारी उसमें मैं आपको करा दूँगा। तो यहाँ पर हमको दिया है कि व्यय का प्रतिशत विवरण हमको दर्शाया है। पाई चार्ट का अध्ययन करके आपको उसके उत्तर देने हैं। तो देखिए हमको बोला है कि पुस्तक की रॉयल्टी कागज़ की लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो रॉयल्टी कितनी दी है तो मैं आपको लिख देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा तो रॉयल्टी है हमारी 15%। और हमसे बोला है क्या बोला है कि कागज़ की लागत, तो लागत क्या होगी पेपर कॉस्ट। तो पेपर कॉस्ट कितनी है 25%। इसने बोला है कागज़ की लागत से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है 10 बटे कितना हो जाएगा अपोन में कितना लगेगा, तो यानी किससे कम है। तो से वाले को हम नीचे रखते हैं हमेशा। तो बताइए कि कौन सा हमारा यहाँ पर रखा जाएगा, तो नीचे यानी कागज़ की लागत से। तो लागत कितनी है 25, कितने प्रतिशत कम है
तो 25 चौके 100, 4 ढाई 40, तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया है कि यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज़ की लागत क्या होगी। अब देखिए पाई चार्ट एक ही स्लाइड में लगा है, तो पहले पीछे देख लेंगे और उसके बाद हम अपना आगे का क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमसे क्या बोला है इसने कि निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 3,600 का भुगतान करना पड़ता है। तो मुद्रण लागत कितनी है, तो मुद्रण लागत हो जाएगी प्रिंटिंग कॉस्ट, और प्रिंटिंग कॉस्ट है 20%। तो 20% हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो अब हमसे इसने बोला है कि मुद्रण लागत के रूप में 3,600 का भुगतान हमको करना पड़ता है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,600, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो 1530। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1530, 1% की वैल्यू। इसने बोला है कि इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली लागत क्या है, तो पेपर कॉस्ट कितना था 25% था, पीछे अभी बताया ही था। तो 25% इंटू 1530, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 25 0 0, 25 या 75, हासिल लगे 7, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 143, हासिल कितने लगे 14, 25 कम 25, और 25 को 14 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39,350। तो ये हमारा आ रहा है 39,350 ही आएगा। तो कुछ शायद गड़बड़ हो गई हमारी कैलकुलेशन में। तो देखिए फिर से कर लेते हैं। अगर देखिए जैसे 25 दिया है तो 2 बार 5 की गुणा कर लो, तो 5 0 0, 5 या 15, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 कम 5 2 7, फिर से 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 छंगे 30 और 2 32, 5 सत्ते 35 और 2 35 और 3 38, 3 था ना, 5 छंगे 30 2 32, तो 38 हो जाएगा। तो 38,250 है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन सी। कैलकुलेशन देखिए आप भी अपनी अच्छी कर लीजिए, मेरी तो है ही बेकार, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो आपका टोटल हो गया, जैसे यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई 25 की ना करके 2 बार हमने 5 की कर ली। पहले 1530 में 5 की, फिर जो आया उसमें फिर 5 की, तो 5 पंजे 25 ही हो गया। अगला क्वेश्चन आगे दिया है कि बाइंडिंग जल्दसाजी होता है, बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूपी क्षेत्र का केंद्रीय कोण। तो बाइंडिंग कितना है, तो बाइंडिंग दी है 20%। तो 20% में आपको बताना है कि देखिए थीटा का मान क्या होगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो डिग्री यहाँ पर निकालना है, और डिग्री निकालना मैंने आपको सिखाया है कि परसेंटेज से डिग्री कैसे बनाते हैं और डिग्री से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, दोनों चीज़ें सिखाई हैं। तो देखिए 20% है तो 20/100 गुणा 360, 360 का होता है टोटल। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, 36 दूनी 72 हो गए, तो हमारा कितना आ गया 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक परिवार में 2 दादा दादी, 3 माता पिता और 4 पोते पोतियाँ हैं। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, माता पिता की 32 वर्ष और पोते पोतियों की औसत आयु 32 वर्ष है, और पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष। यानी कि एक लाइन 2 बार रिपीट हो गई। तो देखिए ये वाली लाइन को हटा दीजिए, क्योंकि 32 वर्ष तो हो नहीं सकती, क्योंकि माता पोते पोतियों की औसत आयु जो होगी वो माता पिता के बराबर कैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली लाइन हटा दीजिए, और अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे करेंगे, एक परिवार में 2 दादा दादी हैं, तो 2 इंटू, और दादा दादी की औसत आयु 65, तो उनका कुल योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, आगे दिया है हमको 3 माता पिता हैं, तो 3 इंटू और उनकी औसत आयु 32, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आगे दिया है कि कितने हैं पोते पोतियाँ, 4 पोते पोतियाँ हैं और उनकी औसत आयु है 8 वर्ष, तो ये हो जाएगा 32। तो टोटल कितना हो गया, 6 2 8, 3 3 6 और 9 15 और 1 1 2, 258 परिवार की कुल औसत आयु। तो परिवार में टोटल व्यक्ति कितने हैं 9, तो 258/9 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 7, तो 9 8 72, तो कितना बचा 72 और 6 78, तो 28 सही 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
तो ये हो जाएगा 2, तो 28 सही 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो हमको दिया है कि एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेज़ी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशन पर रुकने के दौरान ट्रेन को 12.5 मिनट का नुकसान हुआ है। तो हमको कार की गति बतानी है कि स्पीड ऑफ कार क्या होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं कि स्पीड ऑफ कार क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो समय कितना दिया है हमको, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। ट्रेन और कार, तो देखिए एक ट्रेन कार की तुलना में 50% तेज़ी से यात्रा करती है। तो 50% तेज़ी का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेन हो गई, यहाँ पर कार। अगर कार 100 की स्पीड से चलती है तो ट्रेन कितने की स्पीड से चलेगी, 150 की। तो कितना अनुपात आ जाएगा इनका, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3:2 में चलेंगी। अब देखिए स्पीड का रेशियो 3:2, तो इसका उल्टा किसका रेशियो हो जाएगा, टाइम का, तो 2:3। दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट, और हमसे बोला है 12.5 मिनट, तो 12.5 मिनट 1 यूनिट की वैल्यू। हमको किसकी निकालनी है, तो हमको किसकी निकालनी है, हमसे पूछा है कार की गति। तो कार की गति क्या हो जाएगी, तो कार की गति निकालने के लिए देखिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो 12.5 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 इकना 3, तो 3.75। 3.75 क्या आएगा, ये आएंगे मिनट, और हमको किस में निकालना है, घंटे में, क्योंकि 60 किलोमीटर है। तो देखिए अगर इसके अपोन में 60 से इसको डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लेनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा लिया, कितनी बार जाएगा, तो देखिए 12 5 से काट लीजिए 12 बार, 5 7 35 और 2 37, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया, 75/600, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 12, 12 और 8 कितना हो गया, 96। तो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड किसकी हो गई, हमारी कार की। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हमने निकाल लिया। यहाँ से 50% से हमको मिल गया कि उनकी स्पीड कितनी होगी रेशियो में। स्पीड से हमने टाइम का अनुपात निकाल लिया, और टाइम का डिफरेंस कितना था, 12.5 मिनट था। मिनट से हमने मल्टीप्लाई कर ली कार के समय की, दूरी हमको दी थी, दूरी बटे समय क्या होता है, चाल निकल के आ जाएगी। तो चाल हमारी 96 हमने कैलकुलेशन करके निकाल ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है x, x + 4, x + 7, x + 9। इसको देखिए ये गलत लिखा हुआ है डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि माध्य 9 है, तो डिवाइड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इन सभी का माध्य क्या है, इन सभी का माध्य है 9। अंतिम 3 अवलोकन का माध्य हम लोगों को बताना है कि अंतिम 3 अवलोकन का माध्य क्या होगा। तो देखिए इन सब का माध्य दिया है तो इनका योग निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4, 4x प्लस इनका योग 7 4 11 और 9 20, 4x + 20 अपोन में कितने दिए हैं आपको, 4 दिए हैं, 4 वैल्यू हैं, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 4 संख्या है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4x + 20 = 36। तो 4x बराबर हो जाएगा 16 और x की वैल्यू हो जाएगी 4। हमसे क्या बोला है, अंतिम 3, तो अंतिम 3 कौन से हैं, x + 4, x + 7, x + 9। तो इनका माध्य कितना हो जाएगा, तो 4 4 8, 7 4 11 और 9 4 13। तो 8 3 1 4 हो गए, और 8 4 12, 2 और 1 3, तो 33 बटे कितने हो जाएगा, 33/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 11 3 33। तो लगभग आपका 11 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 10 से तो ज़्यादा होगा, 3 2 30, तो 10 से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 11वां वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 6% प्रति वर्ष की दर से ₹40,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये इतने हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन भी आपको करा रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से राशि इतने समय में इतनी हो जाती है, तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। और सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला तो आपका फॉर्मूला ही है, 40,000 रुपये हमारा क्या था, मूलधन था। तो 40,000 रुपये पर मूलधन पर, तो देखिए मूलधन हम लिख लेंगे कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा।
मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो इसमें जोड़ दीजिए 4944, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 44,944 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। अब यहाँ पर A की वैल्यू लगा दीजिए और इसके अपोन में आ जाएगी P की वैल्यू A के अपोन में आ जाएगी A बटे P, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई कर लेंगे, R की यूनिट वैल्यू 6 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके सेम है, बस इधर क्या करना है, इधर रेशियो में चला देंगे हम, तो 40,000 और रेशियो में कितना हो जाएगा 44,944। अब हमको क्या करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, देखिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हमको बोलता है कि कितने समय में इतनी हो जाती है, तो हम क्या निकालते हैं, उनका वर्गमूल। तो कहीं ना कहीं देखिए वर्गमूल, घनमूल इस तरह से निकालना होगा। तो सबसे पहले हमको इसको बना लेना है वर्गमूल की स्थिति में। तो देखिए कहाँ बनेगा, तो 40,000 को ना बना करके 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सॉरी डिवाइड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 4 दूनी 8, 4 तो कितना है ये 944, तो 4 तिया 12 और 4 छक्के 24, तो 11,236 ये बन गया और 10,000 ये बन गया। तो देखिए कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो हो गया 100 का वर्ग और एक हो जाएगा ये वाला 106 का वर्ग। तो देखिए 100 से वैल्यू कितनी हो गई 106, तो यानी कितने परसेंट, 6%, तो 6% ही तो हमसे बोला था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से दे, तरीका एक ही होता है, बस समझने वाली बात है। पहले हम निकालते थे कि कितने, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये निकालते थे कि इतने वर्ष में इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, वो हमको बताना है समय। तो देखिए वही सेम मेथड लगाएंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सही आती है 2 साल से वर्ग करके, तो वर्ग, वरना हो सकता है कि 3 साल वाला हो तो आप घन बना करके देख लेते। चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, चाहो तो आप रेशियो मेथड से कर सकते हो। आपका ऑप्शन आएगा ए, 2 वर्ष, किसी भी तरीके से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को रुपये 238 और देने पड़ते, तो राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया। तो आपको परसों वाली क्लास में ही सेम क्वेश्चन कराया है कि जब आपको छूट दी हो, और देखिए 35% छूट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 238 रुपये के बराबर। क्वेश्चन भी आपको याद दिला दूँ, जब वो लड़का कुछ सामान लेने गया था और उसको इतने % छूट मिल गई, तो उसने एक और वस्तु खरीदी थी। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो वही वाला सीन यहाँ है कि 238 रुपये और देने पड़ते अगर इतनी छूट नहीं मिलती तो 35% छूट की वजह से उसके कितने रुपए बचे, 238 रुपये उसके बचे। तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 238 रुपये हो जाएगी। सीधी सी बात है। अब 1% की वैल्यू हमको यहाँ से निकाल लेनी है, तो 238 अपॉन में 35। क्या बोला है कि राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया। अब जब 35% की छूट मिली है तो 65% का ही तो भुगतान किया होगा। 100% की यूनिट वैल्यू आपको नहीं निकालनी है मेरे भैया। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से कि राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया। तो 35% की छूट पड़ गई थी तो भुगतान तो 65% का ही किया। तो बस यहाँ से निकाल लीजिए। तो कितने से कट जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35 और 13 पंजे 65। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 7 चौके 28, तो 34 गुणा 13 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों की कैलकुलेशन कर लीजिए, 13 चौके 52 हासिल लगे 5, 13 तिया 39 और 5 हो जाएंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 43। तो 432 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि 432 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हो सकता है 452 वाला हो। तो शायद कुछ कर दिया होगा हमने। तो एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं कि क्या गलती हमने यहाँ पर की है। तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 35% की वैल्यू थी 238 के बराबर, 238 अपॉन 35 इंटू में 65। तो क्या कैलकुलेशन की है हमने, 5 सत्ते 35, 13 पंजे 65, 7 तिया 21, 7 चौके 28, तो 34 गुणा 13, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो 34 गुणा 13, 13 चौके 52 हासिल लगे 5, 13 तिया 39, 39 5 9 5। ओहो भाई जोड़ भी नहीं हो पा रहा भाई मुझसे। तो ये हो जाएगा 44। तो 442 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु कितनी है? 28 वर्ष है। तो देखिए कैलकुलेशन का आप भी थोड़ा ध्यान रखना, मैं भी आगे से थोड़ा ध्यान रखूँगा। हो जाता है मिस्टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन हमारा सही आता है। क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को करना किस मेथड से है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है। तो 11 सदस्य हैं, क्रिकेट टीम की सदस्य आयु कितनी है? सदस्य की यानी कप्तान की 28 वर्ष, और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए मान लीजिए 11 सदस्य हैं, उनमें एक कप्तान भी है, क्रिकेट कीपर भी है, तो ऐसे करके आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो 11 सदस्यों वाली जो क्रिकेट टीम है उसकी औसत आयु मान ली हमने 11T। ठीक है, आगे हमको क्या बोला है कि क्रिकेट टीम का जो कप्तान है उसकी आयु कितनी है? 28 वर्ष है, और जो विकेट कीपर है वो उससे 4 वर्ष बड़ा है। तो एक हो गया 28 का, और इससे 4 वर्ष बड़ा कितने का हो जाएगा? 32 वर्ष का। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 60 वर्ष। अगर इन दोनों को औसत आयु में से कम कर दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाएगी। तो देखिए अब पूरी टीम कितनी बची? 2 तो हमने कम कर दिए, तो कितने बचे? 9 बचे। औसत आयु कितनी कम हुई? तो T-2। इसकी हमको कैलकुलेशन कर लेना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 11T - 60 बराबर 9T - के 90 - के 18। 9T इधर जाएंगे तो 2T बचेगा, और 60 उधर चला जाएगा प्लस में, तो 60 में से अगर हम 18 माइनस करते हैं तो 42 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42। और हमसे बोला था टीम की औसत आयु कितनी है, तो टीम की औसत आयु T थी। औसत आयु में हमने 11 सदस्यों मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इनका योग हो गया था। तो औसत तो हमारा T था, तो T बराबर कितना है? 21। तो हमसे यही पूछा है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन। तो देखिए अगर फर्श लेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? LB। छत लेंगे तो उसका भी LB, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × LB। अगर हम चारों दीवारों का लेते हैं तो बहुत आसान चीज़ है, तो चारों दीवारों का फॉर्मूला होता है 2 × LB + के H। अब उसने बोला है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इंटू में हो जाएगा 2LB हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, L और B की यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27। इक्वल में 15 और 12 की हमको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 15 और 12 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 15 और 12, और यहाँ पर कितना रह गया? H। कैलकुलेशन कर लेनी है तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 और 3 चौके 12, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो H बराबर हो गया 20/3। हमसे क्या बोला है? होल का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपका LBH। L की वैल्यू कितनी है? 15, B की वैल्यू कितनी है? 12, और H की वैल्यू है 20/3। तो 3 चौके 12, 15 चौका 60, और 6 दूनी 18, 6 दूनी 12। तो ऑप्शन नंबर B, 6 दूनी 18 नहीं भी 12। आज तो दिमाग को पता नहीं जंक लग गया शायद। तो 60 और 20 की मल्टीप्लाई 1200 हो जाएगी, और ऑप्शन B आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हमको बताना है कि मामला A जो भी है, चलो, दुकान में लाभ लागत का 340% है। मामला B, यदि लागत 32% बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो मामला A में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है? तो देखिए लागत का 340%, तो सबसे पहले लागत मान लीजिए, लागत हो गई हमारी 100। अब लागत में जो लाभ है, तो लाभ कितने का हो जाएगा? 340% है, तो ये 340 हो जाएगा। 100 का 340%, 340। यहाँ पर लागत है, यहाँ पर लाभ है, तो विक्रय कितने का हो जाएगा? तो इन दोनों का योग हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 440। आगे बोला है कि लागत 32% बढ़ गई तो 132 हो गई। विक्रय मूल्य स्थिर है तो 440 का 440 है। तो अब वो तो हमारा लाभ कितना होगा? तो विक्रय मूल्य में से अगर हम लागत मूल्य घटा दें तो क्या बचेगा? हमारा लाभ बचेगा। तो 440 में से अगर हम 132 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 308। क्या बोला है कि मामला ए
में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए किसको बोला है, लाभ को बोला है कि प्रतिशत लाभ है, लगभग कितना प्रतिशत लाभ हमारा यहाँ पर है। तो देखिए 308 बटे 440 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 तो 30, 60%, यानी कि 70 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन है ए से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 है। तो अगर 1 से हम 10 तक लिखें तो 1 से 10 तक एक संख्या 1 होगी और एक 9 होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इकाई अंक किसी में 1 या 9 होगा, तो नहीं होगा, या तो संख्या 1 है या 9 है। ऐसे ही अगर हम 11 से 20 तक देखें तो या तो 11 में आएगा या फिर 19 में आएगा। तो हमारी हर तरह से प्रत्येक जो हमारा ग्रुप है उसमें 2-2 संख्याएं आएंगी। टोटल कितने ग्रुप बनेंगे 80 तक, तो आप बोलोगे कि 8 ग्रुप बनेंगे और प्रत्येक ग्रुप में 2-2 हमारी संख्याएं आएंगी, तो टोटल कितनी हो गई 16। अब इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत संख्या है, तो 16 संख्याएं हैं, टोटल 80 हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत कितना हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 16 पंजे 80, 20 पंजे 100। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 22 कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 विभाजित करते हैं, पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचना चाहिए। तो देखिए समान शेष बचाना है हमको और क्वेश्चन को हमको सॉल्व भी करना है। तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा है नहीं। तो 47, 95 और 187 ऐसे ही आपको लिख लेना है जब समान शेष बचे। इन दोनों का आपको अंतर निकालना है। तो 47 और 95 का अंतर कितना डिफरेंस हो जाएगा 48। 95 और 187 का डिफरेंस निकालना है तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। 187 और 47 का भी आपको डिफरेंस निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 140। अब हमको निकालना है इनका HCF। तो अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको HCF देखना होगा। तो या तो आप ऑप्शन के थ्रू चले जाइए, क्या इनमें से कॉमन आता है, तो देखिए 48 में से 7 कॉमन आ सकता है, तो आप बोलोगे नहीं। 9 कॉमन आ सकता है तो नहीं आ सकता। 13 आ सकता है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा बी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 25 किलोमीटर अधिक चला होता। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, हम करते हैं बेस मेथड से, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की बजाय कितने से 10 से, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कितने समय में चलेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, तो 15t। आगे बोला है कि अगर इसके बजाय इतने चलता तो कितना अधिक चल जाता, इतना अधिक चल जाता। तो 25 किलोमीटर यानी 15 इतनी स्पीड से अगर वो चलता t समय में 15 की स्पीड से तो 15t दूरी कवर करता, और यहाँ पर अगर 10 की स्पीड से चलता तो वह 10t कवर करता। तो इन दोनों का अंतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। t बराबर कितना आ गया 5 आ गया। दूरी वो बोल रहा है कि वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, समय कितना है 5, तो दूरी कितनी आ जाएगी 50, 10t, तो 10t बराबर 50 हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, तो देखिए 10 की बजाय अगर 15 से चलता तो यहाँ पर डिफरेंस कितना 5 का, तो कितना अधिक चल रहा होता, तो कम या अधिक लगा देते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 और वास्तविक हमारी 50, ऑप्शन नंबर डी। 2 मेथड आपके हो गए, जिससे आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर आपको फिर से सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए। तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। 4 का वर्ग 16 और 4 उसमें जुड़ गया 20, 16 4 20 हो गए। 5 से हमने डिवाइड किया तो कितनी बार गया 4 बार। तो जब आप 14 में से 12 माइनस करोगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या का अनुपात बताना है। तो देखिए ऐसा 25 में से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं था
जो मैंने आपको ना कराया हो, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। तीनों संख्याएं लिख लीजिए ABC। इसने बोला है तीसरी संख्या से ज़्यादा है, तो तीसरी संख्या 100 मान लेंगे क्रम से है, तो यानी कि पहली संख्या 25% ज़्यादा है और दूसरी 150, तो 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगी। दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात बताना है दूसरी संख्या से, तो जिस से बोले वो नीचे आ जाएगी, तो दूसरी है 150, पहली संख्या का तो का वाली ऊपर आ जाती है। तो अब यहाँ से निकाल लेना है, तो कितनी बार चला जाएगा, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 5:6 आ जाएगा। और जितने भी बच्चे ऑप्शन ए कर रहे होंगे सभी गलत। ध्यान रखना है कि 5:6, अगर पहली से पूछा है तो A:B ही आपको बताना है, B:A नहीं बताना है, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए, इनमें से आपको ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं था जो मैंने ना कराया हो, तो अब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि प्रैक्टिस सेट से ही आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लोगे। लेकिन मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो मैं यही कहूँगा कि इसके अदर भी जितना ज़्यादा आप पढ़ लो उतना अच्छा है, तो इसके अलग भी अपनी तैयारी कीजिए। ये तो आपके लिए सफिशिएंट है ही, और आपको प्लस पॉइंट और लेकर के चलना है, तो अलग भी तैयारी कीजिए। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करके क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।